सबसे पहले यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ना आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद आप डिफरेंट करियर्स में बना सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप साइंस के तो आप इंजीनियरिंग में अच्छी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, आप कॉमर्स के तो आप सीए बन सकते हैं, बहुत से ऑप्शन हैं आज के डेट में। बट सिविल सर्विसेज ही क्यों? ये क्यों होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा जो सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं कि प्लीज़ एक रीज़न ज़रूर रखें, एक वाई ज़रूर रखें कि वाई यू वांट टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई ना, तो हाउ, व्हेन, व्हाट बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। इसी से रिलेटेड कोचिंग का क्या रोल रहा मेरे रूम में, चाणक्य का क्या रोल रहा। देखिए, कोचिंग इंडस्ट्रीज, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको वो इंश्योर नहीं कर सकते कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन वो आपको एक डेफिनेट रास्ता बता सकते हैं। बिल्कुल कि इन रास्तों पे चल के कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, आप चलोगे तो आप भी पहुँच सकते हो। तो एक डेफिनेट रास्ता कोचिंग इंडस्ट्री आपको बता देता है। तो जब आपके पास एक डेफिनेट रास्ता है तो आपका एफर्ट सिर्फ चलने में लगता है। सेम मेरे साथ हुआ, मुझे एक डेफिनेट रास्ता मिल गया, मैंने उस पर मेहनत की। यही रास्ता क्यों? चाणक्य को आप कैसे भरोसा आपने किया चाणक्य पर? देखिए, यही रास्ता क्यों, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट द पॉइंट इज कि जो एक एस्टैब्लिश नेम है, उसने एक ट्रस्ट, एक एस्टैब्लिशमेंट बनाई है, किसी बेसिस पे तो बनाई है ना। उसमें कुछ तो डिफरेंट है जो बाकियों में। आप अगर रांची में देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ नए यूपीएससी की कोचिंग खुलते जा रहे हैं, हर साल बंद भी हो रहे हैं, बट जो इतने साल सर्वाइव कर रहा है तो उसमें कुछ तो डिफरेंस है ना। नमस्कार, हमारे साथ क्षितिज वर्मा है। क्षितिज वर्मा यूपीएससी टॉपर हैं। 22-23 यूपीएससी के एग्जाम को इन्होंने क्रैक किया है और 366 यानी कि 366 रैंक इन्होंने लाया था। आईआरएस में इनका पोस्टिंग है और ये बहुत बड़ी बात है कि राजधानी रांची से जो लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं और पूरे झारखंड का मान जो है देश भर में बढ़ा रहे हैं। क्षितिज, चाणक्य एकेडमी से पूरा प्रिपरेशन इनका चला, कैसे चला, कैसे ये यूपीएससी के टॉपर बने? 366 रैंक जो है वो छोटा रैंक नहीं है, हालांकि ये जनरल कैटेगरी है। अगर ये आरक्षित कोटे से होते तो मुझे लगता है ये आईएएस होते और मैं एक आईएएस से बात कर रहा होता। लेकिन मैं इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मैं इन्हें किसी आईएएस से कम समझूं, चूँकि जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उन्हें पता होता है। 2-4 पॉइंट पर बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि जो सक्सेसर हैं या फिर कहें जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनके पास वो गुरु मंत्र होता है जो तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। जो बच्चे जो इस उम्मीद में हैं कि वो भी कभी जो है उनका आईएएस बनने का सपना या फिर सिविल सर्वेंट वो बन सके, देश की सेवा कर सके। क्षितिज जी, पहले तो बहुत बधाई और बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं आपसे बात करते हुए। धन्यवाद। फॉलो अप पे ये आपका इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है। क्षितिज जी, पहले अपने बारे में आप बताइए। जी, मैं रांची से आता हूँ। मेरी बचपन पूरी रांची में बीती है। मैंने स्कूलिंग जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची से करी है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है इकोनॉमिक्स में। उसके पश्चात मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरी प्रीलिम्स हो गई पर मेंस नहीं हो पाया, और दूसरे अटेम्प्ट में फाइनली मेरी सिलेक्शन हुई थी, और आगे भी होप्स है कि मैं आगे और अटेम्प्ट्स दूँ। क्षितिज, 2-4 बेसिक क्वेश्चन है जी। और मुझे लगता है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए सोच रहे हैं या जिनका सपना है, जो दिन रात एक कर रहे हैं, और वैसे बच्चे जो जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है लेकिन बावजूद इसके जो है वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचते हैं, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू, जो बेसिक स्टेप्स वो क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ना आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद आप डिफरेंट करियर्स में बना सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप साइंस के तो आप इंजीनियरिंग में अच्छी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, आप कॉमर्स के तो आप सीए बन सकते हैं, बहुत से ऑप्शन हैं आज के डेट में। बट सिविल सर्विसेज ही क्यों, ये क्यों होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका एक क्यों क्लियर होता है ना, तो क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी मोनोटोनस है, आपको अकेले दिन भर बैठ के पढ़ाई करनी होती है, तो कई बार इंसान डीमोटिवेटेड सा हो जाता है, कई बार मन सा नहीं करता पढ़ने के लिए। लेकिन जब आपके पास एक कारण होता है ना कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो वो एक अंदर से पुश मिलती है। तो मैं उन सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा जो सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं कि प्लीज़ एक रीज़न ज़रूर रखें
एक वाई ज़रूर रखें कि वाई यू वांट टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज. इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई ना, तो हाउ, व्हेन, व्हाट बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है. वजह मजबूत होनी चाहिए. जी, बिल्कुल. पहला तो ये क्लियर हो गया. और भी कई सवाल हैं. बेसिक जो सवाल है वो कर लेते हैं. क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो है यूपीएससी का जो करियर है वो दूसरे करियर से जो है इजी है, या फिर कहीं एक तरह से लोग सपना लेकर के चल रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों ऑप्शंस है, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो क्यों चुनते हैं उसको, और उसमें वो कैसे? जी बिल्कुल. ये करियर आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली टेक्नोलॉजी आने के बाद से करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं. बट बात है सिविल सर्विसेज ही क्यों मुझे आईएएस आईपीएस है, क्यों मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज की आप क्रैक करते हो ना, आप एग्ज़ाम जब निकालते हो, तो आपको एक ऐसे एम्पावर्ड पोजीशन पे बैठा दिया जाता है जहाँ से आप इम्पैक्टफुल चेंज ला सकते हो. बिल्कुल. एक बड़े पैमाने पे आप चेंज ला सकते हो. इंडिविजुअल लेवल पे आप हो सकता है आप 1-2 लोगों की मेहनत कर लो, बट जब आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हो, पावर में नहीं कह रहा कि नेगेटिव सेंस में, पावर इन द पॉजिटिव सेंस, पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप जब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठते हो ना, तो आप वहाँ से बहुत इम्पैक्टफुल चेंज ला सकते हो. आपकी एक डिसीजन से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है. अगर आपका रीज़न ये होना, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन की तरह काम करता है. बिल्कुल. जो आप बोल रहे हो वो भी बहुत लॉजिकल है. प्लेटफॉर्म एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जो होता है, जहाँ से बच्चों को ये उम्मीद होती है कि हाँ, ये जो रास्ता है वो मुझे अपने मंजिल तक ले जाएगा, यानी कि वो एक टॉपर बन सकते हैं या फिर सिविल सर्वेंट बन सकते हैं. तो एक प्लेटफॉर्म, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का होना, और जाहिर सी बात है कि आप चाणक्य से आप यूपीएससी आपने निकाला है, तो वो भरोसा बन जाता है. आप क्या कहेंगे, चाणक्य में कैसा आपका प्रिपरेशन रहा, और ये जो रास्ता आपका आपके मंजिल तक पहुंचा वो कैसा रहा? जी, मैं प्लेटफॉर्म की पहले एड्रेस करूँ तो प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सिविल सर्विस जो है ना, बहुत अनसर्टन सा एक एग्ज़ाम है. जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता क्या करें क्या ना करें. ये सही होगा करना कि ये सही होगा करना. करने को बहुत सी चीज़ें हैं. स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद से रिसोर्स का ओवर एबंडेंस हो गया है. आप इंटरनेट पे यूपीएससी टाइप करो, आपको हज़ारों गाइडेंस मिल जाएंगे. अब जब ओवर एबंडेंस हो जाती है ना रिसोर्सेज की, तो उसमें डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में जब ओवर एबंडेंस हो चीज़ों में, तो हमें बैक टू बेसिक्स आना चाहिए. जो अपने इंडस्ट्री के रेप्यूटेड नेम्स हैं, जो अपने इंडस्ट्री के एक एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, जो ट्रस्टवर्दी नेम्स हैं, हमें उन पे बिलीव करना चाहिए. इसी से रिलेटेड कोचिंग का क्या रोल रहा मेरे रूल में, चाणक्य का क्या रोल रहा? देखिए, कोचिंग इंडस्ट्रीज, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको वो इंश्योर नहीं कर सकते कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन वो आपको एक डेफिनेट रास्ता बता सकते हैं. बिल्कुल. कि इन रास्तों पे चल के कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, आप चलोगे तो आप भी पहुँच सकते हो. अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो और आप खुद से अब सब चीज़ करने की कोशिश करते हो, तो पहले तो आपको रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा. समझ में आ रही? रास्ता ही आपको ढूंढना पड़ेगा. उस रास्ता ढूंढने में कई बार आप हो सकता है आप भटक जाओ, कोई आपको मिसगाइड कर दे, आप रांची के जगह आप जमशेदपुर पहुँचो, पॉसिबिलिटी है, कोई कहीं भी जा सकता है. तो एक डेफिनेट रास्ता कोचिंग इंडस्ट्री आपको बता देता है. तो जब आपके पास एक डेफिनेट रास्ता है, तो आपका एफर्ट सिर्फ चलने में लगता है. सेम मेरे साथ हुआ, मुझे एक डेफिनेट रास्ता मिल गया, मैंने उस पर मेहनत की. मैं आप ही से ये सवाल ले लेता हूँ, यही रास्ता क्यों? चाणक्य को आप कैसे भरोसा आपने किया चाणक्य पर? देखिए, यही रास्ता क्यों, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट द पॉइंट इज कि जो एक एस्टैब्लिश नेम है, उसने एक ट्रस्ट, एक एस्टैब्लिशमेंट बनाई है, किसी बेसिस पे तो बनाई है ना. उसमें कुछ तो डिफरेंट है जो बाकियों में. आप अगर रांची में देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ नए यूपीएससी की कोचिंग खुलते जा रहे हैं, हर साल बंद भी हो रहे हैं, बट जो इतने साल सर्वाइव कर रहा है तो उसमें कुछ तो डिफरेंस है ना, कुछ तो अच्छी बात है. बिल्कुल. और सबसे स्पेशल बात मुझे ये लगती है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, स्पेशली रांची वाले ब्रांच का, जो एक पॉजिटिविटी अराउंड है. देखिए, यूपीएससी इज़ अ मोनोटोनस जर्नी. आप अकेले में पढ़ रहे हो, आप बोर हो रहे हो, पढ़ाई मुश्किल है. 8 घंटे साल भर, 1.5 साल भर पढ़ना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, आपको मुश्किल होती है. तो ऐसे में अगर आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, लोग आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं जो आपको हेल्प कर सके आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो वो आपको यहाँ मिलता है. लाइब्रेरी फैसिलिटी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटी, जो आपको दिल्ली जैसे जगह में भी इतनी अच्छी नहीं मिलती. हमने अभी इंसिडेंट्स देखे कि दिल्ली में कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइब्रेरीज में. तो यहाँ पे आपको आपकी ही जगह पे, आपकी ही सिटी में अगर इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रही है, तो वाई टू गो समवेयर एल्स.
दिल्ली की आपने बात कही तो जी। दिल्ली का भी एक अहम रोल है। एक वक्त था जब लोग जब सिविल सर्विस के बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में दिल्ली आता था जी। कि भैया दिल्ली ही एक ऑप्शन है। जी, बिल्कुल। लेकिन ये भरोसा आप जैसे लोगों की वजह से जो है बना है और आपने ये कर दिखाया, और इन्हीं भरोसों की वजह से जो है आप जैसे कई एग्जाम्पल जो है यहाँ से निकल कर गए हैं। जी, बिल्कुल। आप ये जो वहम है ये दूर कीजिए आप कि नहीं भैया, हम अपने होम टाउन में चाणक्य जैसे प्लेटफॉर्म से यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। जी, देखिए, दिल्ली जाने का क्या है ना, दिल्ली एक हाइप है कि मैं दिल्ली जाके तैयारी करूँ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि एक टाइम था जब दिल्ली ही एक जगह होती थी जहाँ पे तैयारी की जा सकती थी। लेकिन आज की डेट में हर चीज़ डेमोक्रेटाइज़ हो गया है। आपको यहाँ पे भी हर एक वो वैसी फैसिलिटी, हर एक वो ऐसी गाइडेंस, हर एक वो ऐसे कंटेंट मिल रहे हैं जो आपको दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ अलग नहीं मिल रहा। ठीक बात। लेकिन दिल्ली जाने से नुकसान ये है, पहली चीज़ कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। पहली चीज़ जो कि है, सच्चाई है, दिल्ली में डिस्ट्रैक्ट होने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। किसी बच्चे में, कोई यंग सा बच्चा अगर वहाँ पहुँचता है तो डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पहला। दूसरी चीज़, आपको अपने पढ़ाई के अलावा 10 और चीज़ पे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप बाहर रहते हो तो आपको अपना खाना पीना मैनेज करना है, आपको अपने कपड़े मैनेज करने हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, जिसमें आपका एफर्ट्स लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपका समय लगेगा, जो कि सबसे लिमिटेड होता है। जब आप अपने शहर में रह के, अपने घर में रह के तैयारी करते हो तो इन सारे एस्पेक्ट से आप थोड़े सॉर्टेड रहते हो। आपका सारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एफर्ट्स आपकी पढ़ाई में लगता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब अपने क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स के साथ रहते हो ना, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, एक पुश मिलता है कि यार इनके लिए करना है मुझे। जब आप बाहर रहते हो तो वो फीलिंग नहीं रहती है। जब आप साथ में पापा मम्मी को रोज़ देखो तो आपको लगेगा नहीं, इनके लिए मुझे एक्चुअली करना है। तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा क्षितिज जी, इम्पोर्टेंट है। आपको कितना भरोसा था? बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि प्लेटफॉर्म का होना बहुत जी, ज़रूरी है, बिल्कुल। तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे चाणक्य के साथ? आपको कितना भरोसा था कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ता है। बिना कॉन्फिडेंस के इन लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में उठा लो, जो भी सक्सेसफुल है ना, उसकी कॉन्फिडेंस तो रही ही रही होगी। भले आप, मेरे में टैलेंट की कमी है, टैलेंट हम ठीक कर सकते हैं, हाँ। बट कॉन्फिडेंस की कमी होगी ना तो आपके पास टैलेंट होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक बात। तो कॉन्फिडेंस तो था ही था। हो ना हो दैट वाज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं मेहनत ज़रूर कर सकता हूँ। और शायद मेहनत किया तो किस्मत ने साथ दिया तो डेफिनेटली सक्सेस मिलनी है, और वो हुआ मेरे साथ। किसी के साथ गॉड फॉरबिड अगर नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस है ना, तो वो इन जनरल अगर यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, तो डिफरेंट किसी फील्ड में वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाता है। कॉन्फिडेंस इज द की फॉर सक्सेस। तो वो तो था, और वो होना भी चाहिए, किसी को भी होना चाहिए। ब्रांड का भरोसा भी था आपके साथ? बिल्कुल, वो सारी चीज़ें थी। और एक आपके साथ मेंटोर्स मिलते हैं वहाँ पे, आपको इंस्टीट्यूशन में जो मेंटोर्स मिलते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स मिलते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस का ज़रिया जो होते हैं। वो आपको बताते हैं। एक माहौल बना जी के बिल्कुल, रखते हैं एक आपको। हवा से रियलिटी में आना इज़ अ बिग थिंग। यूपीएससी का बहुत बार हवा मचा रहता है, एक मिथ्स बहुत सारी चीज़ें की होती है। आपने जब प्रिपरेशन शुरू किया था, मतलब आप बिल्कुल बेसिक जो समय वो गुजर रहा था आपका, जो एकदम बोलते हैं इनिशिएट करना जी। होता है कि भैया हम सोचे और फिर करना शुरू बिल्कुल, किए, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त और अब में क्या फ़र्क आया? क्या देखते हैं आप? नहीं, उस वक़्त में था, उस समय जब मैंने जब बहुत एकदम सारे स्टार्ट, सवाल होंगे आपके बिल्कुल, दिमाग बहुत में। सारे सवाल थे। सबसे पहला सवाल था कि करें या ना करें? सबसे पहला सवाल तो यही था। मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ, और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों को ठीक-ठाक नौकरी मिल जाती है। वो मेरे पास हमेशा एक प्लान भी था कि मैं इकोनॉमिक्स में ही करियर बना लूँ, एमबीए कर लूँ या इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लूँ, जो भी कर लूँ। लेकिन सबसे पहले वही था कि मेरे पास एक अंदर से कॉल थी कि सिविल सर्विस ही करना है। तो पहला तो वो था। आपने डिसाइड किया? जी। ओके, उसके जी, बाद? मैंने सिविल सर्विसेज का उसके बाद? डिसाइड किया कि सिविल सर्विस ही करना ये है, फर्स्ट और स्टेप। मैं आ गया। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आप मास्टर्स कर लो, हाँ। लेकिन मेरा था नहीं, मुझे यही करना है, तो मैंने वो कर लिया। ठीक है। तो उस टाइम भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, जो आज भी है। मेरे हिसाब से प्रोसेस में आपका खाली चीज़ें रिफाइंड हो जाती हैं, कुछ आप अलग नहीं बन जाते। मैं 3 साल बाद आज भी मेरे अंदर वही कॉन्फिडेंस है, जो मेरे पास उस टाइम पे था। बस चीज़ें रिफाइंड हो गई हैं, चीज़ें अच्छी हो गई हैं। समझ में आ रही है बात? तो जब कंपेयर करें, मैं जो 3 साल पहले था या 2 साल पहले था और मैं जो आज हूँ, उसमें डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस है सोचने का तरीके का। पहले मैं बहुत चीज़ें सोचता था तो मैं एक्सट्रीम्स में सोचता था। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, ये सही है, ये गलत है।
बट तैयारी जब आप करते हो, जब आप सिविल सर्विसेज की खास करके यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो आप इतने इनरिच्ड हो जाते हो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कि आप चीज़ों को बैलेंस्ड वे में सोच सकते हो। आप अगर अच्छा ही सोच रहे हो तो आपको उसकी कमियां भी पता है, और कमियां पता है तो आप उस कमियों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप ये भी जानते हो। बिल्कुल। तो इट्स होलसम पर्सनैलिटी जो है वो शायद पहले लैकिंग थी, वो अब है। बिल्कुल। बात करते हैं जो तैयारी शुरू करने की होती है कि कब करें और कहाँ से शुरू करें। बच्चे 10th पास करते हैं, 12 पास करते हैं और वो बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। इसी में मेरा एक और सवाल है, जो बच्चे लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, हालांकि लिमिटेड अटेम्प्ट्स है जी। वो ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं, या फिर वो उनके अंदर वो मेजर गलतियां वो कौन सी होती है जो उनके अंदर कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी जो जी है वो बिल्कुल। सेलेक्ट नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपकी जो पहली सवाल है कि कब से तैयारी शुरू करें, कहाँ से तैयारी शुरू करें, मुझसे कोई अगर ये पूछता है तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ आप जितना जल्दी शुरू करोगे ना उतना अच्छा होता है। देखिए बेस्ट पार्ट है कि आपके जब आप जल्दी शुरू करते हो ना, आपके पास रिसोर्सेज हैंड में होता है, आपका समय बहुत बड़ा रिसोर्स है। हम इकोनॉमिक्स के आते हैं, टाइम इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स। आपके पास टाइम है तो आप बहुत सी चीज़ें करते हो। अगर आप लेट शुरू करते हो ना तो आपके पास एज के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आने लगता है, जो कि है रियलिटी है। लेकिन जब आप अर्ली शुरू करोगे तो आपके पास वो बर्डन नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लो, 12th में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छी आप तैयारी कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि जो बच्चे बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही, मेरे हिसाब से सबकी अपनी इंडिविजुअल गलती होगी, लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं बताऊँ, सबसे बड़ी उनकी एक गलती ये होगी कि वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे। गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलतियाँ सब करते हैं, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती करी, ऐसे सब बहुत से बच्चे गलतियाँ करेंगे, गलतियों से हम सब सीखते हैं। लेकिन अगर हम सीख के उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे ना, तो गलती बार बार होगी। तो वो नहीं करना है। मैंने गलती कर दी, ठीक है, मैं उससे सीख के करेक्ट करूँगा, रेक्टिफाई करूँगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे से। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनके साथ शायद ये होता हो कि वो उस गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, सही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो सही कर लेंगे ना तो सिलेक्शन पॉसिबल है। सतीश जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। जब वो शुरुआत होता है और क्रैक करने टाइम जो एकदम बोलते हैं कि 99% जो है वो आप बन चुके हैं जी, आप सिविल सर्वेंट बस एक कदम दूर हैं जी। इस दरमियान क्या वो वीक पॉइंट होता है जो जिस पर हमको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है? आपने कहा कि गलतियों से सीखनी चाहिए, जी बिल्कुल। तो वो वीक पॉइंट क्या होता है इस दरमियान? आप शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें। देखिए वीक दे सबसे बड़ा कहाँ वीक, पर लोग मात खा जाते जी हैं कि अरे बिल्कुल, यार ये अगर ये जो बिल्कुल ये तो है। सबसे पहला वीक पॉइंट ये होता है ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मैंने खुद के एक्सपीरियंस में जो देखा है कि सेल्फ डाउट बहुत होता है। खुद में इंसान क्वेश्चन बहुत करता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीएससी मतलब सोचना सोच एक वो एक अंदर से जो आती है कि मेरे से हो Unnecessary पाएगा, thoughts बोल सकते वो अननेसेसरी थॉट्स, और एक वो सेल्फ डाउट जो कहते हैं ना, वो बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है क्रैक करने के लिए। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप डिटर्मिन्ड होकर आपने तैयारी शुरू करी है ना, तो एटलीस्ट आप 2 अटेम्प्ट्स पूरी मेहनत के साथ लगाओ। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी कि आपकी हो जाए। वो सेल्फ डाउट को आप ओवर पावर मत करने दो, आप पे चढ़ने मत दो। जो आपकी डाउट्स है, और हम इन जनरल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कहा ही जाता है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। हमारी मूवीज़ में भी दिखाया गया, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, होता है। सोसाइटी में जो भी कोई बड़ा करने चाहता है तो लोग, कई ऐसे वॉइसेस हैं जो कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, आपकी पोटेंशियल नहीं है। तो आपको इन सारे वॉइसेस को थोड़ा कर्व करना पड़ेगा, थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। आपको इतना रिजिलिएंट, माइंड को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि आप इन सारी आवाज़ आपके सर ना चढ़े। ये अगर किसी ने कर लिया तो पढ़ाई आप सब कर लोगे, गाइडेंस आपके पास है, आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन एक पर्सनालिटी में वो चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जब मॉक हुआ होगा जी, पहला सवाल क्या था आपसे? मॉक में या फाइनल इंटरव्यू में? हाँ, फाइनल इंटरव्यू में मेरा पहला सवाल भी ऐसे ही था। मैं जैसे ही एंटर किया तो मैंने ब्लू सूट पहन रखा था, तो मैं जैसे ही बैठा, मेरे सामने में एक जो पैनलिस्ट थे वो पूछे, क्षितिज आप ब्लू सूट पहने हो, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने लाइफ में कभी कोचिंग करी होगी, तो मुझे बताओ कि एक ब्लू सूट का मुझे अगर दुकान खोलना हो, किसी कोचिंग इंडस्ट्री के बगल में खोलना हो, तो उसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट क्या होगा? जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था। कोई प्रिपेयर करके ऐसे क्वेश्चंस नहीं जाता। रैंडम बिल्कुल, इसका कोई एक आंसर नहीं है। ये आपकी बस एक कॉन्फिडेंस चेक करने वाली चीज़ है। आप घुसे हो, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो अगर कॉन्फिडेंस की कमी होती तो आपका जवाब पसीने छूट जाते। मेरा जवाब ये था कि सर इकोनॉमिक्स में हम लोग जब भी किसी चीज़ का
मार्केट देखते हैं ना, तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसकी डिमांड कितनी होगी उस जगह पे। अब ब्लू सूट की अगर मुझे दुकान खोलनी होगी, किसी कोचिंग के बगल में खोलनी, तो उसकी डिमांड हम लोग एनालाइज करेंगे। बिल्कुल। उसकी डिमांड कोचिंग में नहीं होगी, लोग कोचिंग में ब्लू सूट पहन के नहीं बैठते। बिल्कुल। कोचिंग में लोग पजामा टी शर्ट इजी कंफर्टेबल क्लोथ्स Casual, पहने, हाँ। कैजुअल वेयर। इसके बदले अगर हम किसी खोलना ही है हमें दुकान, तो हम किसी यूनिवर्सिटी के बगल में खोलते हैं। वहाँ पे ज़्यादा डिमांड का प्रोस्पेक्ट्स होगा, बच्चे फ्रेशर्स में पहनेंगे, फेयरवेल्स में पहनेंगे, प्लेसमेंट होगी तब पहनेंगे ना, मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल यूज़ होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये मेरा आंसर था। उनकी सेटिस्फैक्शन थी नहीं थी पता नहीं, उनके चेहरे में कोई जो दे आर एक्सप्रेशनलेस, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। क्षितिज, आप झारखंड से हैं, तो झारखंड से कोई ऐसा सवाल किया हो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप? जी, झारखंड से पूछा गया था कि झारखंड क्षितिज, ये चेयरमैन ने ही पूछा था, मेरे जो बोर्ड की चेयरमैन थी मैम ने भी पूछा था कि क्षितिज आप झारखंड से आते हो, झारखंड रिसोर्स रिच नेशन है, इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्सेज पूरे कंट्री में, फिर भी इतना अंडर डेवलप्ड क्यों रह जा रहा है, इतना पीछे क्यों रह जा रहा है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो उस पर मैंने आंसर दिया कि सबसे बड़ी रीज़न तो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट की अनस्टेबल instability। गवर्नमेंट। जब अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो उनका मेजर फोकस हो जाता है कि सरकार प्रिजर्व करे, सरकार बची रहे, सरकार 5 साल तक चल पाए, डेवलपमेंट वहाँ पे हैम्पर हो जाता है, उसे डच डिजीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं। तो वो मेरा आंसर था। एक आखिरी सवाल, हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में ये सवाल बहुत वाजिब है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बच्चे जो हैं, क्योंकि कोविड के बाद से लोगों को ऑनलाइन का आदत हो गया, अब चीज़ें पे सब कुछ सामान हुई, पटरी पे सब कुछ आया, ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो बच्चे कंफ्यूज हैं, जो ये सोच रहे हैं कि भैया हम ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, आप फ़र्क बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी बून भी है तो साथ साथ गेन भी है। टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्सेज डेमोक्रेटाइज हो गए, हर लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इंटरनेट या ऑनलाइन कोचिंग में बहुत सी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं और एक वन वे है, टीचर आपको आया, आपको पढ़ा के चला गया, पर सिविल सर्विसेज में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि वो पढ़ाया आप समझ लिए और वो इनफ। आपकी 10 क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, आपकी एनालिसिस अपनी होगी। यहाँ पे सिविल यूपीएससी में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती, यहाँ पे एनालिटिकल चीज़ें पूछी जाती है। आप कैसे सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो, तो आप सोचोगे, आपको आंसर्स ढूंढने के लिए आपके टीचर्स चाहिए। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि वो वन वे हो जाता है, ये गैप है, कितना भी लोग कर ले पर वो मैनेज नहीं हो पाता। ऑफलाइन में वो टीचर से जो पर्सनल कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना तो हम बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलग से हो जाते हैं, घर में अपने आप को देख रहे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हुए पढ़ रहे, हमें अपना कंपटीशन नहीं पता चलता। यूपीएससी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिल्कुल हम तैयारी करें तो हमें पता तो होना चाहिए हमारे साथ और कौन कौन कॉम्पीट कर रहा है। तो जब आप किसी ऑफलाइन जगह पढ़ते हो तो आपको अपने साथ कॉम्पिटिशन दिखाई देता है। कॉम्पिटिशन इज़ अ पॉजिटिव थिंग, जब आपको लगता है कि 4 लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत करें तो आप और मेहनत करना चाहते हो। तो ये रियलिटी है, ह्यूमन नेचर है, जब आप कॉम्पिटिशन देखते हो तो आप और एफर्ट्स लगाते हो, तो वो ऑफलाइन में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। माहौल, ये सारे बेसिक थे, कुछ आपसे पूछ लेते हैं जी। अच्छा, ये जब आपने यूपीएससी दिया या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कैसा एनवायरनमेंट था आपका, आपको क्या करना पसंद था? ऐसे तो सबके अपने अपने अलग अलग पसंद है, लोग चूंकि एक माहौल या परसेप्शन बना करके हैं कि यूपीएससी कर रहे हैं तो भैया एकदम आप अंडरग्राउंड हो जाइए, कैसा माहौल एकदम संक्षिप्त में बताइए। मेरा माहौल ये था कि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं कोशिश करता था कि हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई हो जाए, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक। रविवार को मैं ब्रेक्स लेता था, क्योंकि आपको 1 महीने या 2 महीने नहीं पढ़ने यूपीएससी के लिए, आपको मिनिमम 1.5 साल पढ़ाई करनी होती है। उसके लिए माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप संडेज़ को ब्रेक ले सकते हो, मैं लेता था, बाहर खाना खा लिया, कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज़ देख ली, कुछ भी, जो भी आपको खुशी मिले मैं वो करता था। मैं जैसे मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता था तो मैं मूवीज़ देख लेता था। उसके अलावा लेकिन जो वीकडेज मंडे से लेकर सैटरडे में जो पढ़ाई करता था वो 8 घंटे में कंसिस्टेंटली करता था। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ा फिर 20 दिन की ब्रेक ले ली, फिर 10 दिन पढ़ा फिर 10 दिन की ब्रेक ले ली, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हो मंडे टू सैटरडे तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, हर सैटरडे, संडेज़ को आप छुट्टी ले लो, लेकिन मंडे टू सैटरडे कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास 4-5 लोग अगर अच्छे मिल गए ना, एवरेज में कहा भी जाता है कि कोई इंसान का जो पर्सनालिटी, इट्स एन एवरेज ऑफ 4-5 पीपल अराउंड देम, ये कहा जाता है साइंटिफिकली। बहुत सारे पेपर्स है जो कहते हैं कि एक इंसान वो होता है जो 4-5 लोगों का एवरेज होता है, जो उनके आसपास हमेशा रहते हैं। तो अगर आपके आसपास अच्छे पॉजिटिव लोग, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप और अच्छा ही करोगे ना। तो वो माहौल मेरे साथ था।
क्षितिज आपसे एक और सवाल ले रहे हैं। जी आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था। जी दूसरा अटेम्प्ट आपने चाणक्य से आपने पूरा प्रिपरेशन किया और अपने दूसरे अटेम्प्ट में जो है आपने 366 रैंक जो है जी, सिक्योर किया। जी। अभी आप क्या पोस्टिंग हुई, कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? मुझे आईआरएस में मिला, इंडियन रेलवे सर्विस। तो पोस्टिंग अभी नहीं हुई, हमारी ट्रेनिंग मसूरी लबासना में हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं छुट्टी पे आया हूँ अभी, तो अभी छुट्टी पे मैं हूँ। चलिए। तो ये क्षितिज वर्मा थे जो ये बता रहे थे कि आप अगर एक सफल यूपीएससी कैंडिडेट बनना चाहते हैं, आपका सपना है, तो ये जो बातें क्षितिज वर्मा ने कही है, ये वो रास्ते हैं, ये वो आप इन्हें टिप्स भी समझ सकते हैं, चूँकि आप गुरु बन चुके हैं। और आप अगर एक स्टूडेंट हैं, जो बिगिनर्स हैं, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, ये उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे वीडियो में उन सवालों के जवाब हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। क्षितिज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका Thank you बहुत so शुक्रिया। much. आपको क्षितिज जी का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे आप एक प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी का, कितना सहमत है आप इनकी बात से, कौन सी बात जो है आपको ज़्यादा पसंद आई, कौन सा पॉइंट जो आपको ज़्यादा लॉजिकल लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in